नमस्कार। मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चरर, झारखंड। एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप थंबनेल में भी देख चुके हैं और स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आज हम लोग क्लास 11th के टॉपिक क्लास 11th का जो इतिहास विषय का हमारा किताब है, बहुत ही पॉपुलर बुक है। भारतीय विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसके अंतर्गत हम लोग जो चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, जो बेसिकली मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है, इसको आज जानेंगे। और विशेषकर इस टॉपिक से जो एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, खास करके उन बच्चों के लिए जो झारखंड बोर्ड या जैक के अधीन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित होने वाली 11वीं की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने सीधा उन महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स को चुन करके निकाला है और उनके उत्तरों को बताने और समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप क्लास 11 कक्षा 11 की छात्र या छात्राएं हैं, साथ ही यह वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो डीएसएसबी द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में शामिल होना चाहते हैं, या फिर अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, या फिर जो एकलव्य विद्यालय का जो परीक्षा का फॉर्मेट है, उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह की परीक्षाओं में यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग लेखन कला और शहरी जीवन, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसके पहले हिस्से को जानेंगे प्रश्नोत्तरी के रूप में और आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर हैं, आपको दिखलाई दे रहा है। तो पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाने योग्य यह सवाल है। तो याद रखना है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलें। अगला है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो याद रखिएगा, मैंने बार बार ये आपको बतलाया है और फिर से बतला रहा हूँ कि यह दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित था। जो मेसोपोटामिया शहर था वो बेसिकली दो महत्वपूर्ण नदियों के मध्य स्थित था। दजला और फरात नदी वो दो महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि वर्तमान में मेसोपोटामिया का क्षेत्र किस देश का हिस्सा है। तो याद रखना है, जो वर्तमान मेसोपोटामिया है, वर्तमान समय में जो मेसोपोटामिया साम्राज्य था या जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो बेसिकली इराक गणराज्य का हिस्सा था। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा तुर्की के दक्षिणी हिस्से में भी था और साथ ही साथ मिस्र के क्षेत्र तक यह फैला हुआ था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला अगर महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देखें तो अगला है, मेसोपोटामिया में ही शहरी जीवन की शुरुआत कब हुई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत कब हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इसका याद रख लीजिएगा कि मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, है ना। ये सभी जो प्रश्न है वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम लगातार अभी लेकर के आएंगे, चाहे वो कक्षा 11 की हो, कक्षा 12 की हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी अलग से हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला हमारा फैक्ट है कि मेसोपोटामिया में पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी। तो याद रखना है कि मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन भाषा थी, है ना। सबसे पहले सुमेर की सभ्यता ही बनी और उसकी जो भाषा थी वो सुमेरियन की सभ्यता भाषा थी। अगला है, मेसोपोटामिया के लोग किस धातु का उपयोग सबसे पहले करने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी जो सभ्यता आया है, जो प्राचीन सभ्यता है, तो आपको पता होगा कि मानव के द्वारा इस्तेमाल की गई जो प्रथम धातु थी वो तांबा था।
और वहां के लोग तांबा और कांसा, है ना, जो बेसिकली तांबे में टीन को मिला करके बनाया जाता था, तो तांबे और कांसे का इस्तेमाल मेसोपोटामिया के लोग धातु के रूप में सबसे पहले इन्होंने किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको भी आप जरूर याद रखना। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला हमारा फैक्ट है कांसा किन धातुओं का मिश्रण है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले फैक्ट की ओर चलें। अगला हमारा फैक्ट है कि मेसोपोटामिया में किस सभ्यता का जन्म हुआ। तो मैंने आपको क्लास में भी बतलाया था, है ना, कि खासकर अपने उन क्लास के बच्चों को संबोधित करना चाह रहे हैं जो लगातार मुझसे क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो वहां मैंने आपको बतलाया था कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो बेसिकली वहां पे तीन महत्वपूर्ण सभ्यताओं का जन्म हुआ था। सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता वहां आई, उसके बाद बेबीलोनियन सभ्यता आई, और उसके बाद असीरियन सभ्यता आई। तो ये तीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, और तीनों का जो सही क्रम है वो यही है, सबसे पहले सुमेरियन, फिर बेबीलोनियन, और फिर असीरियन सभ्यता। अगला है मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था वो क्या कहलाता था। तो याद रखना है कि मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था वो सुमेर और अक्काद के नाम से जाना जाता था। वो सुमेर और अक्काद के नाम से जाना जाता था, जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी हिस्सा था वो सुमेर और अक्काद के नाम से जाना जाता था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला हमारा फैक्ट है कि मेसोपोटामिया के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। मेसोपोटामिया के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कहाँ से हम जानकारियों को जुटाते हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है हजारों किलाकार पट्टियां, है ना, जिस पर मेसोपोटामिया के लोग अपने लेख को लिखा करते थे, अपने रिकॉर्ड इत्यादि को लिखा करते थे। इसके अलावा वहां से प्राप्त कुछ इमारतों के अवशेष, है ना, जो हमें प्राप्त हुए हैं, इससे भी हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला हमारा फैक्ट है कि मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेसोपोटामिया के लोगों का जो सबसे प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। मेसोपोटामिया के लोग सबसे ज्यादा कृषि कार्य किया करते थे। अगले फैक्ट क्या है कि दजला और फरात नदियों में कब बाढ़ आता था, है ना। दजला और फरात नदियों में बाढ़ कब आते थे। तो ये आपको याद रखना है कि दजला और फरात नदियों में जो बाढ़ आता है वो बेसिकली ग्रीष्म ऋतु में, वहां पे जो बारिश होती है ज्यादातर, वो सॉरी बसंत ऋतु में, है ना, वहाँ बसंत ऋतु में ही वर्षा आती है। तो स्वाभाविक सी बात है बसंत ऋतु में ही वहां पे बाढ़ आती थी। अगला है मेसोपोटामिया की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको याद रख लेना है। मेसोपोटामिया की सबसे जो महत्वपूर्ण देन थी वो वहां का लेखन कला था। मैंने इसको बहुत ही विस्तार से क्लास में बतलाया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। लेखन कला सबसे महत्वपूर्ण देन थी। अगला है मेसोपोटामिया की लिपि को क्या कहा जाता था, या क्या कहा जाता है। मेसोपोटामिया से जो हमें लिपि प्राप्त हुई है उस लिपि को किलाक्षर या क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है ना। मेसोपोटामिया का जो लिपि है वो किलाक्षर लिपि या फिर क्यूनिफॉर्म लिपि है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रख लेना। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है किलाक्षर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो रेल परीक्षा का आयोजन हुआ था उसमें भी इस तरह के सवाल निकल करके सामने आए थे, है ना, कि वो किस भाषा का शब्द है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि जो किलाक्षर शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो वो लैटिन भाषा का शब्द है, और ये भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है किलाक्षर शब्द का क्या अर्थ है ना। किलाक्षर शब्द का अर्थ क्या है। तो याद रखना है कि कील के आकार का। एक्चुअली आप शुरू में आपने देखा होगा, फिर से वहां आ जाते हैं। आप इस लिपि को ध्यान से देखिए, इसमें जो उभार आप देख पा रहे हैं वो बेसिकली कील के समान दिखाई देते हैं ना। ये छोटे छोटे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि कील लगे हुए हैं, और इसी कारण से इस लिपि को कीलाक्षर लिपि कहा गया है ना। तो कील के आकार का होने के कारण इस लिपि को कीलाक्षर लिपि कहा गया था। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत कब हुई या इसका आविष्कार कब हुआ। तो याद रखना है कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला की शुरुआत हुई थी वो लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी।
अगला है लेखन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। यह भी मैंने बहुत डिटेल्ड से आप लोगों को बतलाया है कि मेसोपोटामिया में जो लेखन करने के लिए जिन पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था वो गीली मिट्टी की पट्टियां होती थी जिन पे स्टाइलिस के माध्यम से लिखा जाता था, है ना। तो गीली मिट्टी की पट्टियों के ऊपर बेसिकली लेखन कार्य किया जाता था मेसोपोटामिया में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है इन पट्टियों पर लिखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता था। तो याद रखना है कि इसमें लिखने के लिए बेसिकली स्क्राइब या इसको स्टाइलिश भी कहा गया है ना। तो हम लोग स्टाइलिश का भी उपयोग करते थे या जिसको स्क्राइब भी कहा जाता है, स्क्राइब का उपयोग करते थे जो नरकुल की तीली होती थी। और बेसिकली यह नरकुल की तीली के साथ साथ हड्डियों का भी इस्तेमाल किया जाता था वहां की लिपि को लिखने के लिए। अलग अलग जानवरों की हड्डी या कुछ भी नुकीली चीजों के माध्यम से हम लोग जो वहां के लोग थे बेसिकली वो लिखा करते थे। अगला है किलाक्षर लिपि में शुरू में कितने चिन्ह थे। तो याद रखना है किलाक्षर लिपि में शुरुआत में जब इसका रिसर्च शुरू हुआ था तो शुरुआत में हमें पता चला कि लगभग इसमें 2000 शब्द थे। कितने शब्द थे? लगभग 2000 शब्द थे, है ना। सॉरी 2000 चिन्ह हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तो ये क्लियर हुआ कि नहीं 2000 नहीं, कई ऐसे चिन्ह हैं जिसे बार बार रिपीट किया गया है थोड़ा सा फेरबदल करके। तो अभी जो वहां पे मान्यता है वो लगभग 6000 चिन्हों की बात कही गई है कि मेसोपोटामिया में जो चिन्ह थे वहां की लिपि में वो बेसिकली 600 थे। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है कि लेखन का उपयोग किस उद्देश्य से वहां किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखना है कि लेखन कला का जो उपयोग मेसोपोटामिया में किया गया था वो बेसिकली जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होता था रिकॉर्ड रखने के लिए, कानून बनाने के लिए और अलग अलग प्रकार के साहित्य लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला है मेसोपोटामिया की सबसे पुराने लिखित साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया का जो सबसे पुराना लिखित साक्ष्य मिला वो हमें उरुक शहर से मिला है। ये मेसोपोटामिया का एक प्राचीनतम शहर है और यहाँ से हम लोगों को सब मेसोपोटामिया के सबसे पुराना लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? उरुक से। अगला है किस भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान लिया। जो सबसे पहली मेसोपोटामिया की भाषा थी मैंने बताया वो सुमेरियन भाषा थी और सुमेरियन भाषा का स्थान लिया था अक्कादी भाषा ने बाद में, है ना। बाद में सुमेरियन भाषा की जगह वो अक्कादी भाषा का इस्तेमाल होने लगा था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है अक्कादी भाषा का उपयोग कब तक होता रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2400 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक अक्कादी भाषा का उपयोग हो रहा था। अगला है मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीनतम कहानी किस भाषा में लिखी गई है। तो याद रखना है कि मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीनतम कहानी सुमेरियन भाषा में लिखी गई है। मेसोपोटामिया की जो सबसे प्राचीनतम कहानी है वो सुमेरियन भाषा की है। अगला है मेसोपोटामिया में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कैसी थी। तो याद रखना है मेसोपोटामिया में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। बहुत ही गिने चुने लोग थे जो पढ़ाई लिखते करते थे और इनको बहुत ही अच्छा सम्मान दिया जाता था समाज में। और खास करके ये जो भी वो बड़े घराने होते थे वहां पे लेखन कार्य इत्यादि किया करते थे। तो मेसोपोटामिया में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो इस तरह के और भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं वो आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।